रहा था कि किस उम्दा तरीके से हमारे बच्चों के ब्रेन वॉश किए जाते हैं कि जुल्म तो देसी करता है और जुल्म से निजात वलायती ज़ुबान में मिलती है। ऐसा नहीं है। जुल्म का ना कोई मजहब होता है, ना जुबान होती है, ना ईमान होता है, ना रंग होती है, ना नस्ल होती है। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इजाज़ आदम से बेहतर इंसान हो गया। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं। ये तो हम दोनों के किरदार पे होगा कि कौन अपने किरदार से इंसानियत की ज्यादा खिदमत करता है और वो आगे जाता है। मैं आपके सामने कुछ अदाद शुमार रखता हूं तो आपको समझ आए, और फिर मैं रखता हूं कि क्या ये हमारे इश्यूज हैं या नहीं। बिल्कुल हैं। क्या पाकिस्तान में सब अच्छा है? बिल्कुल नहीं है। क्या हमने इन चीजों को फिक्स करना है? बिल्कुल करना है। लेकिन अगर आप सफेदे का यूकलिप्टस का दरख्त लगाते हैं तो उसमें परिंदे नहीं बैठते, क्योंकि वो आपका अपना दरख्त नहीं है, इंडिजिनस। कभी किसी सफेदे के दरख्त पे किसी परिंदे का घोंसला दिखाइएगा मुझे, क्योंकि वो आपका अपना नहीं है। वो बढ़ के तो मेरी तरह लंबा हो जाता है, लेकिन उस पर परिंदे ट्रस्ट नहीं करते। प्रॉब्लम्स का हल निकालना है तो हल भी आपको इंडिजिनस निकालना पड़ेगा, आपका अपना निकालना पड़ेगा। हल आपको किसी मास्टर और स्लेव में से नहीं निकालना। तो मैं आपके सामने कुछ अदाद शुमार रखता हूं आपको सिर्फ बताने के लिए। मैं अमेरिका में रहा तो 10 मिलियन लोग हर साल डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं। हर 3 में से 1 औरत और हर 4 में से 1 मर्द। मर्दों का मसला ये पूरी दुनिया में मानते नहीं, तो उन्हें कुट पड़ती है। यहां भी पड़ती है कई दफा, और चंगी टका के पड़ती है। मेरे 1-2 दोस्त हैं जिनको पड़ती है, और वो जब पड़ती है उस शाम मेरे पास आके बैठते हैं पनाह लेने के लिए। एक मेरे पास सोता भी है मेरे घर पे, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा आपको। जब आप डिवाइड कर देते हैं चीजों को तो आप चीजों के लेंस से साइड पे हो जाते हैं, प्रोपेगेंडा इन्वॉल्व हो जाता है। मैं गांव में देखता था जो चौधरी है वो गरीब को जूते मारता है, मर्द हो या औरत हो। पहले उसके हस्बैंड को मारता है, फिर उसकी बीवी को मारता है, फिर उसकी बेटी का रेप करता है। मसला क्या है? मसला औरत और मर्द के राइट्स का नहीं है, मसला ह्यूमन राइट्स का है। जब ह्यूमन राइट्स ही नहीं होंगे तो ना औरत को मिलेंगे, ना मर्द को मिलेंगे, ना बच्चे को मिलेंगे। मैं उसकी तरफ बात में आता हूं तो 36% औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है अमेरिका में। वर्ल्ड वाइड ये नंबर 27% है पूरी दुनिया में। ग्लोबली जो औरतें कत्ल होती हैं, पूरी दुनिया का मैं नंबर दे रहा हूं, उसमें 38% उनका स्पाउस, उनका हस्बैंड या उनका बॉयफ्रेंड या जिस भी कल्चर के हिसाब से जो उनका पार्टनर है, 38% उनका इंटीमेट पार्टनर उनका कत्ल करता है, जो औरतें कत्ल होती हैं ग्लोबली। अब आपने बात में आपको कहने लगा था कि कोई मजहब नहीं होता डोमेस्टिक वायलेंस का, राइट्स का, ह्यूमन राइट्स का। अब अमेरिका भी लार्जली एक क्रिश्चियन कंट्री है। वहां पर मैंने आपको बताया कि खवातीन में 36% डोमेस्टिक वायलेंस होता है। अब बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि क्योंकि वहां डाटा बेहतर कलेक्ट होता है इसलिए नंबर्स उनके करेक्ट हैं। पाकिस्तान में डाटा बेहतर कलेक्ट नहीं होता, इसलिए तो पाकिस्तान को 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, यूनाइटेड किंगडम का डाटा लेते हैं। वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सिर्फ 7.9% है। अब सोशल वैल्यूज तो एक ही हैं, मजहब भी एक ही है, कवानीन में भी इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कल्चर्स हैं जो ओवर द टाइम बनते हैं, उनका जो मिजाज है उसका भी बहुत लेना देना है। जहां पर आपके लिखारियों का, अदब से रिलेटेड लोगों का बहुत गहरा असर है। अब एक मुसलमान मुल्क की एग्जांपल लेते हैं जहां डाटा बहुत अच्छा कंपाइल होता है, मलेशिया। वहां डोमेस्टिक वायलेंस 4.94% है। हिंदुस्तान में 19% है तकरीबन। पाकिस्तान को भी ग्लोबली 10 to 20% के दरमियान रखा जाता है। लेकिन जब हमें पिक्चर हमारे बच्चों को दिखाई जाती है तो इतनी घिनौनी दिखाई जाती है, इतनी बुरी दिखाई जाती है। मैं यूनिवर्सिटी के पहले साल में था, ट्रेन स्टेशन पे एक सिख बैठा था ट्रेन के इंतजार में। मेरा पहला महीना था यूनिवर्सिटी में अमेरिका में। वो अकेला ट्रेन स्टेशन के बेंच पे बैठा था।
9/11 के बाद लोग आए और चाकू से उसका गला स्लिट कर दिया, खौफ हरास फैल गया तमाम फॉरेनर्स के या जो बाहर से लोग गए हुए थे उनके दिलों में कि हमारे साथ क्या होगा। तो जो सियालकोट में हुआ वो बहुत ही बदनुमा वाक़या है, बहुत ही बदनुमा। जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन जब इंसान हैवान बनते हैं तो वो पाकिस्तान के इंसान हैवान बने, अमेरिका के बने, हिंदुस्तान के बने, रिजल्ट उसका वही निकलता है। उसका हल सिर्फ एक है, मलल इदनान जैसे इंसानों का माशरे में होना, उनको प्रेज करना, माशरे की पॉजिटिव साइड को दिखाना, अपने बच्चों को अपने कल्चर के साथ कनेक्ट करना। किस कल्चर के साथ? हमारे यहाँ बताया जाता है कि औरत होना शायद वो कमतरी की बात है। मुझे तो अपने कल्चर में कहीं नजर नहीं आया। मुझे जो बादशाह भी औरत बनते नजर आए जब उन्होंने अल्लाह से खास बात करनी थी, उन्होंने अपने लिए औरत का सीगा रखा। मुझे जो बुल्ले शाह भी औरत बनते बात करते हुए नजर आए। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हमारी सोसाइटी में, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस कम था कंपैरेटिवली। रिपोर्टिंग का तो आज भी वही मैकेनिज्म है, कोई बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं है, लेकिन हम जो अपनी आंखों से देखते हैं, जो अपने यहाँ उसके, क्योंकि दादी, नानी, सास, ससुर, खाला, चाची, फूफी का अमल दखल हमारी जिंदगियों में कम हो रहा है। बुजुर्गों का, जिनके सामने शर्म होती थी, बच्चा सिगरेट पीते हुए हाथ में छुपाता था भले हाथ जल जाए। अब हमारी इंडिविजुअलाइज्ड लाइफ है, तो हम एक ऐसा बतंजन बन गए हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट की वजह से। ना हम वेस्टर्न रहे हैं, वेस्टर्न की तरह का हमारा लॉ एनफोर्समेंट इन्वायरमेंट नहीं है, और जो हमारे पे नेचुरल चेक थे हमारे बुजुर्ग, उनसे हम दूर हो गए हैं। तो हम एक ऐसा माशरा बन गए जिसमें चेक एंड बैलेंस बहुत कम है। मैं इसकी तरफ आता हूं, लेकिन अगली यही बात कर रहा हूं आपसे। सिर्फ हमने औरत के साथ 1947 में पाकिस्तान बना, मर्दों के साथ ही औरत को वोट का हक मिला। कनाडा में यह हक 1960 में दिया गया, सिर्फ उनकी अपनी औरतों को, इमिग्रेंट्स को नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने यह हक 1962 में दिया, सिर्फ अपनी औरतों को, इमिग्रेंट्स को नहीं। स्विट्जरलैंड ने औरतों को वोट का हक दिया 1971 में, और अगर मैं गलत नहीं हूं, आपने पहली औरत प्राइम मिनिस्टर बनाई 1988 में। इतने बदनमा और बुरे नहीं हैं आप, सिर्फ कल्चर की मिसअंडरस्टैंडिंग है आपकी, अपनी इकाइयों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, और उसमें अब आप बहुत दूर निकलते जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, और सबसे बड़ी बात जिसकी बात मेरे लीडर ने 1996 में की थी, कानून की अमलदारी की वजह से। अगर किसी को यह पता हो कि सजा मिलनी है और हर बार इस जुर्म को करने से सजा मिलनी है, तो आप यकीन कीजिए हर जुर्म में कमी आएगी। यही एशियंस जो हैं, स्पेशली पाकिस्तानी, इनका ट्रैफिक रैकेट अमेरिका में सबसे बेहतर होता है। अमेरिका में पूरे अपने जमाने में मैंने शायद 1 या 2 टिकट ली हैं। मैं बहुत सारे पाकिस्तानियों को जानता हूं जिन्होंने 1 टिकट भी नहीं ली होती। हम उनके सिटीजन से भी बेहतर होते हैं, क्योंकि वहां पर हर जुर्म पर आपको सजा मिलनी है। सजा की सख्ती मैटर नहीं करती, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी करती है। अगर सजा सख्त है तो शायद उससे डिटरेंस ना आए, लेकिन अगर सजा हर सूरत में मिल रही है जुर्म पे, तो डिटरेंस आएगी हर सूरत। आपको पाकिस्तान में एनजीओ हो या दूसरे मुल्क हो, वुमेन राइट पे बात करते नजर आएंगे, ह्यूमन राइट पे बात करते नजर आएंगे, बच्चों के राइट पे बात करते नजर आएंगे। जो हमारा असल मसला है, अमीर और गरीब का फर्क, 2 पाकिस्तान, कानून की अमलदारी। एक बंदे ने अदालत में केस किया और वो केस 25 साल चलेगा। मतलब मेरे पे एक डेफेमेशन का केस हुआ है, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं। मैं वजीर बशीर हूं, अभी हुकूमत में 2 साल हो गए वो केस, ना मुझे सजा हुई अभी तक, ना मैं बरी हुआ उसमें।
2 साल हो चुके हैं उसको, अभी मुझे लगता है कि शायद 2, 4, 5 साल और भी चले आए मौलाना साहब। जब तक कानून की अमलदारी नहीं होगी कोई सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती। हमारे यहाँ क्या है, अगर आपने एहतसाब से बचना है और आप व्हाइट कॉलर क्राइम कर रहे हैं और आपको पता आपने 5 साल बाद पकड़े जाना है, तो आप अपना टीवी चैनल बना लें। जब आप अपना टीवी चैनल बना लेंगे 5 साल धुआंधार किस्म के एंकर होंगे आपकी ना टैक्स की फाइल खुलेगी, ना आपके कब्जे की फाइल खुलेगी, ना आपके टैक्स एवेजन पे आपसे बात होगी, आपको क्लीन चिट मिल गई, आपने जमीन पे कब्जा किया तब भी मिल गई, आपने किसी का माल खाया तब भी मिल गई। वो नहीं तो मेरे मुगला हजरात बैठे हुए महंगा किस्म का वकील करें जिसने 7 इलेक्शन भी लड़ा हुआ हो, वो जाके जज साहब को बताएगा कि आज इस पर तो बात ही नहीं होगी वरना हड़ताल कर देंगे। तो जब जुल्म का निजाम हो, जब कानून की अमलदारी ना हो, आपको पता है कि सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट केसेस के खिलाफ 4000 स्टे ऑर्डर आए। कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान ने 27 करोड़ का जुर्माना किया था नून लीग के जमाने में। 27 करोड़ का जुर्माना 12 साल 11 साल तक उस पर स्टे ऑर्डर रहा। हमने आकर 40 अरब के शुगर पे जुर्माने किए, स्टे ऑर्डर की नजर है। 500 अरब के नए हमने टैक्स जो है जो चोरी हुए थे तो इम्पोज किए, स्टे ऑर्डर की नजर है। आप कोई काम करेंगे ताकतवर माफिया के खिलाफ, वो महंगा वकील करेंगे, स्टे ऑर्डर लेंगे। आपकी औरत भी उसी दिन महफूज होनी है, आपका बच्चा भी उसी दिन महफूज होना है, आपका टीचर भी उसी दिन महफूज होना है, आपका सहाफी भी उसी दिन महफूज होना है। सहाफी को 6-6 महीने तनख्वाह नहीं दी जाती। ये आप में से कई कैमरामैन होंगे, मैं आपको कसम खा के बताता हूं, अभी भी खड़े होंगे 3 महीने की तनख्वाह नहीं दी होगी, 4 की। और वो जो मालिक होंगे उनका काम सिर्फ एक मीडिया नहीं होगा, मिलें चल रही होंगी, रेस्टोरेंट चल रहे होंगे, कॉर्पोरेट पीछे से बिजनेस खड़े होंगे, गवर्नमेंट भी धड़ाधड़ इश्तेहार दे रही है, लेकिन इसकी तनख्वाह इसलिए नहीं कि डर नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकता, ये गिरफ्तार नहीं पकड़ सकता, अदालत में जाके जुर्माना नहीं कर सकता। आप किसी की पगड़ी उछालते हैं, डेफेमेशन लॉ नहीं है। किसी खातून को राह चलते छेड़ दें, आपके ऊपर सजा नहीं है उसकी, होगी तो उसका कानून इतना मुश्किल बनाया वो खातून जाना नहीं चाहेगी। बच्चों के रेप हो जाते हैं, माँ बाप घबराते हैं क्योंकि इंसाफ नहीं मिलता उनको नजर आता है। तो असल मसला ह्यूमन राइट्स का जो सॉल्व किया था वो मदीना की रियासत ने किया था। खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कानून की अमलदारी बनाई थी, तो जो भी सोसाइटी, जो भी जिस भी जगह पर कानून की अमलदारी होगी वहां पर आप देखेंगे ह्यूमन राइट्स जो है वो पनपेंगे, वो बेहतर होंगे। अब ये कि हमारे ऐसे इवेंट्स और हमारी ऐसी बात करने से कोई फायदा होगा? बिल्कुल होगा। जब जब आवाज उठाई जाएगी, जब जब माइनॉरिटी की इस तरह की तगड़ी आवाजें मौजूद होंगी, जब जब तगड़े सहाफी लिखने वाले इस मामले को उठाएंगे, जब जब मलक अदनान जैसे लोग जुल्म के सामने खड़े होंगे, जब जब आप देखेंगे कि सोसाइटी के बच्चे हो या बड़े, आपको मैं बता रहा था वोट का हक मेरे लिए सबसे बड़ा राइट ये है, क्योंकि एक सियासतदान सबसे ज्यादा डरता है अपने वोटर से, और सियासतदान हुकूमत में आगे उसने बाकी सारे काम करने होते हैं। आज सोचिए अगर आज औरतों को वोट का हक हो ही ना, हमारे पाकिस्तान में कुछ इलाके हैं जहां कल्चरली लोग औरतों को वोट नहीं डालने देते, बहुत बुरा करते हैं, लेकिन आप सोचिए वहां की औरत बेचारी की कोई राय नहीं है। हमारे इलाके में फॉर एग्जांपल जो कैंडिडेट आता है फैसलाबाद में, वो औरतों के लिए अलग तरीके से कैंपेन करता है, उनसे अलग तरीके से एंगेज करता है। वो बयान नहीं देगा औरतों के राइट के खिलाफ कोई भी, उसको पता है खवातीन टीवी देखती हैं, मेरे खिलाफ ब्रॉडकास्ट करेंगे कल को। सबसे बड़ा राइट औरत को वोट का है, उसके बाद दूसरा बड़ा राइट उसका तालीम का है। सो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सोल्यूशन को इनवर्ड ढूंढिए, सोल्यूशन को आउटसाइड से मत ढूंढिए। मैं अमेरिका के अस्पतालों में जाता था, आपको एक और छोटा सा मैं फिगर दे दूं, आपको नजर आएगा। सिर्फ अमेरिका में वाइस चांसलर साहब सामने बैठी हैं, मुझे करेक्ट करेंगे कि मैं राइट हूं या रॉन्ग हूं, कि क्या पाकिस्तान में औरतों और मर्द प्रोफेसरों की तनख्वाह में कोई फर्क है?
अमेरिका में है, तगड़ी से तगड़ी जगह पे भी है, 19% तक का फर्क है। एवरेज अमेरिका में मर्द जो है 19% ज्यादा पैसा कमाता है औरत से। अमेरिका में सिर्फ 11% कॉर्पोरेट सेक्टर में औरतें आला पोजीशन पर हैं, और जो ब्लैक अमेरिकन है, अफ्रो अमेरिकन है, जो माइनॉरिटी में है, वो 2% से भी कम है। उनका जो पे गैप है वो 30-40% है। अमेरिका की रियासत यूटा में तमाम लोगों का, मैं अफ्रो अमेरिकन की बात नहीं कर रहा, तमाम लोगों का जो पे गैप है वो तकरीबन 30% है। यही गैप जो यूरोप में है वो 14% है औरत और मर्द का। नौकरी भी औरत को कम मिलती है यूरोप में। ये नहीं मैं कह रहा हमारे यहाँ सब कुछ बराबर है, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कह रहा आपको, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब आप बात करें तो अपने इनवर्स जो हमारे अपने सोल्यूशन है उन पर बात करें, अपने इंस्टीट्यूशन को तगड़ा करें। गांव के लेवल पे हमारी नानियों दादियों की पंचायत बनाए औरतों की। जो मर्द किसी औरत पर डोमेस्टिक वायलेंस करे तो पूरा गांव उसका हुक्का पानी बंद करे, उसको घटिया तरीन मर्द करार देके उसको गांव से निकाला जाए। ऐसे सोल्यूशन बनाए जो हमारी सोसाइटी के साथ लिंक्ड है। बाकी ये जहां भी इंसानियत है, जहां भी इंसान ने रहना है, उसको जो चैलेंजेस हैं उसमें वायलेंस, क्राइम वो तो होना है। मसला आपको एक नंबर दूं जो आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होगा। सिर्फ अमेरिका में जब कोरोना में लोगों को घर में लॉकडाउन किया गया तो बच्चे पैदा करने की भी नंबर बढ़ा है और डोमेस्टिक वायलेंस भी 8% बढ़ा है, क्योंकि इंसान ज्यादा एक दूसरे के करीब रहना शुरू हुए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुए, उस पर वायलेंस हुआ। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में वायलेंस नहीं हुआ होगा कोविड के दौरान? बिल्कुल हुआ होगा। पूरी दुनिया में नंबर्स बता रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा कोविड के दौरान। अब मैं आप लोगों के लिए नहीं, आपसे माजरत के साथ, बहुत ही भरपूर माजरत के साथ, ह्यूमन राइट्स में मैंने बात कर ली है, मीडिया के दोस्त आए हैं तो मैं एक दो बातों का, क्योंकि उनका इंटरेस्ट होगा पॉलिटिकल आज की जो डेवलपमेंट है उस पर मैं उस पर बात कर दूं क्विकली, बस 1 मिनट की। कि कल नून लीग ने कराची में ग्रीन लाइन का अलामती इफ्तिताह किया। ये वही ग्रीन लाइन थी जिसका पैसा रखा नहीं गया, जो रखा गया वो लूट के लंदन में जाके फ्लैट बना लिए और कल उसका अलामती इफ्तिताह कर दिया। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि इन्होंने जो कुछ भी सोच रखा है, कल वो नारावाल में आने वाले वक्तों में कुछ ना कुछ तो बनेगा। आज से 50 साल बाद, 30 साल बाद कोई IT की बड़ी यूनिवर्सिटी बनेगी, कोई मैथमेटिक्स का बड़ा स्कूल बनेगा, तो कहीं उस टाइम ऐसे इकबाल साहब वहां पर अलामती इफ्तिताह ना करेंगे, इसका ख्वाब भी मैंने सोचा था। तो इसलिए मैं अपोजिशन से सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल इफ्तिताह कीजिए, लेकिन अगर आपने खरबूजे खाने हैं तो खरबूजों के बीज भी आपको उठाने पड़ने हैं। बिजली के महंगे किए हुए मंसूबे भी आपको अपने जिम्मे लेने पड़ने हैं। 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट भी आपको अपने जिम्मे लेना पड़ना है। जब आप हमें हुकूमत देते हुए 7.25 अरब के रिजर्व देके गए थे स्टेट बैंक में, वो भी आपको अपने जिम्मे लेने पड़ने हैं। जब पाकिस्तान पूरी इंटरनेशनली जग हसाई हो रही थी, वो भी आपको अपने जिम्मे लेनी पड़नी है। इसलिए होश के नाखून लें। ऐसा नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, जो सारी करतूत और कार्रवाई है। कल सर्वे आया है कि पुलिस और जो जुडिशरी है वो करप्ट तरीन अदारे हैं। ये 3 साल में इमरान खान ने नहीं बनाए। चले आपसे ये मान लेते हैं कि हम जो आपकी तवक्को थी उतनी दुरुस्तगी नहीं कर सके, तो उसमें कोई ना कोई बेहतरी की है। अगर उसके नंबर पिछले सालों से कंपेयर करें तो बेहतर हुए हैं। आपने 70 साल, अल्लाह मुझे नहीं पता वो जिंदा है, अगर जिंदा है तो अल्लाह उनकी जिंदगी दराज करे, अगर फौत हो चुके हैं तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। हाजी मोहम्मद भुट्टा, उनको आपने एजुकेशन मिनिस्टर लगाया था मुल्तान से, पंजाब का अंगूठा छाप थे वो।
जब आपने ये वाली कार्रवाइयां की हुई हैं अपनी सारी उम्र, 70 साल में आपने तबाही फेरी हुई है, कोई इदारा दुरुस्त नहीं रहने दिया, तो फिर 3 साल 5 साल 10 साल में वो चीजें बिल्कुल ठीक नहीं होंगी। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इब्ने खल्दून ने अपने मुकदमा में लिखा था कि कम से कम 16 साल चाहिए किसी इंसान की साइंटिफिक हैबिट्स बदलने में। इसीलिए आप 16वीं तक तालीम हासिल करते हैं यूनिवर्सिटी में, ये तब का रिवाज पड़ा हुआ है। और अगर आपने इस्लाम में औरत के मकाम को देखना है तो अल-शाइरी जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उनकी किताब में दर्ज है कि 880 तक वो 4 से 5 दर्जन फीमेल असातिज़ा से तालीम हासिल कर चुके थे। तो ये ना किसी मजहब की मिरास है, ना किसी कंट्री की मिरास है। जब तक आप बुरे को बुरा नहीं कहेंगे। मैं आज मुशीर हूं, मैं आया हूं करोला में, मैं जाऊं लैंड क्रूजर पे, मेरे 10-12 घर भी बने हों, मेरे बॉन्ड निकल आए, मैं आपको कल को कहूं मेरे ये जो असासे हैं ये जैसे भी हैं, तुम्हें क्या। पाकिस्तान में जो अशराफिया 99% तो अपनी लिविंग जस्टिफाई कर सकती। अल्लाह के करम से अशराफिया में से 99% तो हम करप्ट हैं खाली। तो जब हम करप्ट हैं, हम एक दूसरे की करप्शन को जस्टिफाई करते हैं। तो असल मसला ये है कि हमें जिस दिन हमने ये तय कर लिया कि आज के बाद जो गलत करेगा उसको सजा देनी है, हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स भी बेहतर होंगे, पॉलिटिकल सिचुएशन भी बेहतर होगी, गवर्नमेंट भी मोर अकाउंटेबल होंगी। और अगर इमरान खान जैसा लीडर होगा भी तो वो ब्लैकमेल नहीं होगा, ब्लैकमेल नहीं होगा कम वोट पड़ने में, ब्लैकमेल नहीं होगा वो कि आप इस चीज को ऐसे करें वरना ये हो जाएगा, आपने शुगर के खिलाफ अगर आपने एक्शन लिया तो ये हो जाएगा। तो कौम को वाज़ेह फैसले देने पड़ने हैं, वो भले आपके बच्चों के राइट्स हों, जैसे इन्होंने मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि सारे लोग इकट्ठे होकर आगे के जिसने चाइल्ड को मोलेस्ट किया उसको छुड़वा दें। ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं, अच्छे लोग होते हैं, वो यहाँ कहते हैं फलां बंदे को फोन करें बस मेरा काम हो बोले मेहनत की धज्जियां उड़ जाए। हैरानी होती है। और वही हमसे तकाजा कर रहे होते हैं नया पाकिस्तान बना दे 3 सालों में। तो हमें सबसे पहले अपने रवैये भी दुरुस्त करने हैं। और आखिर में मैं कहता चलूं कि मैं क्या एज अ हुकूमती रुकन ये समझता हूं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स या वुमेन राइट्स वहां पर है जहां होने चाहिए जो कायदे ने सोचा था। बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्या इसमें सफर तय करने की जरूरत है? बिल्कुल है। और इसमें हमारे स्कूल, हमारा सिलेबस, हमारी माएं जो आप बेटे को बोटी देती हैं और बेटी को आलू डाल के देती हैं शोरबे में, जिस दिन आप इस काम को छोड़ेंगी, अब तो बेटियां और बेटे मुकाबले में कमाते हैं, अब तो वो भी चक्कर नहीं रहा उसने खेतों में काम करना है तो ही नीड्स मोर प्रोटीन, जो पहले माएं जस्टिफिकेशन देती थी तो उसने सख्त काम करना, अब तो वो वाली बात नहीं है, अब तो सारा दिमाग का काम है। तो अब बेटियों को बराबर का हिस्सा दें, आलू गोश्त में भी, पढ़ाई में भी, घर की बातचीत में भी, फैसला साजी में भी। जब आप बराबर का हिस्सा बेटियों को देंगे तो इंशाल्लाह मामले भी सॉल्व होंगे। हमारी हुकूमत ने विरासत में राइट देने का भी कानून लेके आई है, एंटी रेप लॉ भी एक ऐसा लेके आई है जो पाकिस्तान में पहले मौजूद नहीं था। ज़ैनब अलर्ट केस जो है वो भी आपके सामने हमारी ही पार्टी का इनिशिएट किया हुआ था। तो हम इंशाल्लाह इन तमाम मुद्दों में काम करना चाहते हैं, करेंगे, आपके साथ हैं। सिर्फ हमारा आपसे तकाजा ये है कि पाकिस्तान को वेस्ट के लेंस से मत देखिए, हमें अंग्रेजी गाने सुना के, अंग्रेजी गानों में हमें आजादी ना दीजिए। हमें को बुल्ले शाह सुना के, वारिस शाह सुना के, लोए लोए पांडा कुड़िए सानू वो गल्लां सुना के ते साडी बेइज्जती करो, ਅਸੀਂ फिर भी चंगे इंसान बनने को तैयार हैं सारे। सो जब आप इंडिजिनस सोल्यूशन लेके आएंगे तो आपकी 90% आबादी को तो अंग्रेजी आती नहीं। अब मेरी बेटी है जो बोल रही थी मैं अमेरिका में पढ़ा रहा थी, अंग्रेजी थी, मैंने नहीं समझ आ रही, ये कह ही रही है। जब आपका मैसेज ही नहीं पहुंच रहा तो उसमें असर क्या होगा? कुरान की समझ आती है जब आप उसका तर्जुमा पढ़ते हैं। अरबी मुझे तो नहीं आती, मौलाना साहब को आती है, तो मुझे तो नहीं पता लगेगा अल्लाह मियां मुझे क्या हुक्म दे रहे हैं।
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उस लहजे में, उस लबास में, उस जुबान में, उस तरतीब के साथ बात कीजिए जो लोगों को समझ आए, क्योंकि हमारा असल मुद्दा है ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना। वरना हर बाप अपनी बेटी से प्यार करता है, हर माँ अपनी बेटी से प्यार करती है। उसको समझाने की जरूरत है कि आपके कौन से रवैये से बेटे और बेटी के ट्रीटमेंट में फर्क है, और कल को यही बेटा जब शादी करेगा तो ये अपनी बीवी को मिस हैंडल करेगा, मिस ट्रीट करेगा, और उसकी बुनियाद आज आप रख रही हैं। उसको समझाने के लिए उसकी जुबान में बात करनी पड़ेगी आपको। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं सवाल के लिए थोड़ा सा वादे कर दें। जी जी, आज माशाल्लाह आप हुकूमत तनाई के हवाले से काफ़ी बोल रहे हैं कि अदालतें हुकूमत तनाई दे रही है, 400 रुपये का फीस है, 50 रुपये का फीस है। डॉक्टर पिछले 3.5 साल में फेडरल, पंजाब, केपी और बलूचिस्तान में आपकी गवर्नमेंट है, ये तमाम चीज़ें आपने रिमूव कर दी। आपकी गवर्नमेंट ने इस हवाले से क्या की है? जो मसाइल मैं बताता हूँ। एक तो जो आपका सवाल है उस साइड में मैं नहीं जाऊंगा। मैं अदालतों का बहुत एहतराम करता हूँ। महंगे वकील ये स्टे ऑर्डर लेके देते हैं। मैंने अदालतों पे उस तरह से बात नहीं की तो मैं जान की अमान पाऊंगा, क्योंकि एक कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक पाकिस्तान के हर शहरी को अदालतों का हर सूरत एहतराम करना है, और जो माशरे अदालतों का एहतराम नहीं करते वो फिर जंगल का कानून हो जाता है। इसलिए हमारा लीडर और हमारी पार्टी, हमारी बड़ी स्टैंडिंग पोजीशन है कि अदालत के हर फैसले का, अदालत की हर चीज का एहतराम करना है। तो पहली बात तो जब मैंने स्टे ऑर्डर की बात की तो वो किसी अदालत के ऊपर जुमलेबाजी नहीं है, बल्कि वो आपको ये बताने की कोशिश है कि यहाँ पर माफिया है जो कानून के लगूनों के साथ खेलता है, महंगे वकील करता है और आड़ लेता है कि हमारे राइट्स जो हैं। अब आप देखिए चीनी अवाम खरीद रही है 135 रुपए में, और स्टे ऑर्डर ले लिया पंजाब में आके इन लोगों ने महंगा वकील करके कि हम इनकी चीनी नहीं उठा सकते मिल में से। आप ये कह रहे हैं कि अगर उठ गई तो हमारा इररिवर्सिबल लॉस हो जाएगा। तो जो वो गरीब बायर 135 का, 120 का, 110 की चीनी खरीद रहा है उसका इररिवर्सिबल लॉस नहीं हो रहा। तो जब हुकूमत की पावर खत्म हो गई क्योंकि इनके बुकला ने स्टे ऑर्डर ले लिए जाके लकूने इस्तेमाल करते हुए, तो मुझे बताइए कि उसके बाद जवाब तो आपने अभी मेरे से मांगा कि आपने 3 साल क्या किया, और आपने दुरुस्त किया। आपका हाथ मेरे गिरबान पे याद है क्योंकि आपने वोट दिया हुआ है इस पार्टी को। तो इन्हीं उन अवामल की तरफ हम निशानदेही करते हैं कि जिसको मैंडेट दिया है ये माफिया फिर उनको काम भी करने दे। ये वो माफिया जो बड़े बड़े बिजनेस करता है और फिर महंगे वकीलों से जाकर कानून की लगूनों को इस्तेमाल करते हुए उनके पीछे छुपता है। रही बात आपने कहा कि आपने क्या किया, मैंने अभी आपको बताया कि जितनी कानून साजी हमारे जमाने में हुई है वो हिस्ट्री में नहीं हुई। जितनी कैबिनेट की मीटिंग्स हमारे जमाने में हुई पिछली 3 हुकूमतों में नहीं हुई। जितनी आइन के मुताबिक, आइन को फॉलो करते हुए हमने कानून साजी की है, कानून को बेहतर करने की कोशिश की है। 100% काम कर लिया हमने? नहीं। हमारी एफर्ट में कोई कमी है? बिल्कुल होगी, हर इंसान की एफर्ट में होती। हमें मजीद अच्छा काम करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जितने का आपने जितना मीठा डाला था, जितना गुड़ डाला था, उससे ज्यादा आपको मीठे का चस्का दिया है। जितने आपने वोट दिए थे इमरान खान को, उससे कहीं ज्यादा आपको कानून साजी करके दिया है। नामसाद हालात में भी, नंबर कम होने के बावजूद भी बड़ी मुश्किल से उस सारी चीज को हैंडल करके हमने आपको कानून साजी करके दी। जी जी सर, आपका बड़ा जरूरी है सवाल इस पे। अच्छा, ये बताइएगा, आपने महंगे वकील की बात की है, क्या एज एडवाइजर आप बैठते हैं कबीला के इजलासों में भी, ये तासुर गलत है या ठीक है? आज के पाकिस्तान में महंगे वकील नहीं हो रहे बल्कि जज हो रहे हैं, ये तासुर ठीक है क्या गलत है? आप किस चैनल से हैं और आपका नाम क्या है? आप किस चैनल से हैं और आपका नाम क्या है? नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ बोले। जज साहब, ये इनका सवाल है और इनको अदालत में बुलाइए और बताइए कि अदालत की शान में क्या गुस्ताखी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि मैं कैबिनेट का मेंबर होने के नाते मेरी ये पोजीशन नहीं, वैसे भी पाकिस्तानी सिटीजन होने के नाते मैं कभी भी किसी अदालत के बारे में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता कि जज होते हैं और वकील आपसे बाद में बात कर लेंगे यार। 5 साल के अंदर राम के बाद मैं आखिरी सवाल का दे देता हूँ, आखिरी सवाल का दे। देखिए मैं एक बात बता, अब आखिरी सवाल क्योंकि दूसरे दोस्तों ने बात करी।
हमारी पार्टी स्विट्जरलैंड से नहीं आई, इसी मुल्क से आई है। हमारी पार्टी इसी मुल्क के सिटीजन में बनी है, राइट। तो जो कंपोजिशन इस मुल्क के अंदर अशराफिया की, सियासतदानों की होगी, उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा तो हमारी पार्टी में भी मौजूद होगा। तो ये तो नहीं हो सकता कि हम पार्टी जो है वो बाहर से ले आए और हुकूमत हमने पाकिस्तान में बनानी हो। तो जो 70 साल में आपने बोया है उसका कुछ ना कुछ हमें भी काटना पड़ता है। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसी चीजों का तदारक कर रहे हैं, ऐसी चीजों की हौसला शिकनी कर रहे हैं। और उसकी शक्ल एजाज आलम आर्किटेक्ट है सामने बैठे हुए हैं, उसकी शक्ल मैं एक प्रोफेसर के सामने बैठा हूँ, शनीला साहबा बैठी हुई है, उसकी शक्ल में और बहुत सारे इंसान खबर है, एक प्रोफेशनल है यहाँ बैठे हुए हैं। आपको नजर आ रहा है कि इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता एंटरप्रेन्योर्स को, पढ़े लिखे लोगों को ला रहे हैं। लेकिन आप एक बच्चे को पैदा करके 16 जमातें कराते हैं तो 16 साल लगते हैं। यहाँ तो 3 सालों में आपको PhD की डिग्री चाहिए। तो थोड़ा सा धीरज रखिए, सारी चीजें ठीक होंगी। मौलाना साहब